जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 राजनीति विज्ञान की बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दोस्तों राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त सन 1947 को, तो स्वतंत्र भारत के सामने वो कौन कौन सी चुनौतियां थीं एक देश होने के नाते। तो आज हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से जो है विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो मेरी वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ क्या होती है। जब एक राष्ट्र का निर्माण होता है, जब एक राष्ट्र जो होता है गुलामी से आज़ाद होता है, जब उसके पास आज़ादी स्वतंत्रता आती है, तो स्वतंत्रता आने के बाद एक देश के पास क्या क्या समस्याएं उसके सामने खड़ी रहती हैं। खास करके उस देश की जो कई सारे धर्मों को आपस में समेटे हुए है, उसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है, संस्कृति, भाषा, धर्म के नाम पर विविधता है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। तो उस देश के साथ क्या सामने क्या क्या समस्याएं होती हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कि सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण कैसे हुआ हमारे देश का। फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या भूमिका निभाई थी भारत को राज्यों का एकीकरण करने के लिए। उसके बाद में विभाजन जब हुआ था 14 अगस्त को, हमें पता है कि पाकिस्तान आज़ाद होता है तो देश का बंटवारा होता है, दो भागों में देश बंटता हमारा, एक पाकिस्तान बनता है और एक हमारा हिंदुस्तान बनता है, भारत बनता है। तो कौन कौन सी समस्या हमारे सामने थी, शरणार्थियों की पुनर्वास की समस्या थी, रिफ्यूजीज बहुत सारे उस देश से भी आए थे और हमारे देश से भी गए थे। उसके बाद में कश्मीर का मुद्दा था। उसके बाद में राष्ट्र निर्माण में नेहरू जी की क्या दृष्टिकोण था, उनका क्या योगदान था। फिर उसके बाद में देश के अंदर भाषा के आधार पर जो है दोस्तों राज्यों के गठन के लेकर भी मुद्दे काफ़ी खड़े हो गए थे। तो ये तमाम चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग बस आखिरी तक देखिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये हमारी विरासत है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब देश को हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ाद कराया तो उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं थीं भारत को लेकर के। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, बस आप लोग जो है आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि हम लोग को गुलाम किसने बनाया था। हम लोग को जो है अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। ठीक है, 1600 ईस्वी के अंदर वो कंपनी बनाते जिसका नाम उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी रखा था। भारत के अंदर वो लोग समुद्री रास्ते से आते हैं व्यापार करने के लिए और यहाँ पर व्यापार से साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं अपना। फिर हमें जो है 200 सालों तक अंग्रेजों ने क्या कर रखा है दोस्तों, गुलाम बना के रखा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लगभग 200 वर्ष की अंग्रेजों की गुलामी के बाद, ठीक है, 14-15 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी के साथ देश जनता को देश की विभाजन का सामना भी करना पड़ा। वो आज़ादी जो थी दोस्तों बहुत फीकी पड़ गई, क्योंकि हमारे सामने जो था विभाजन होना पड़ा। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के देश को आज़ाद कराए थे दोस्तों, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि जो है देश दो भागों में बट जाएगा। ठीक है, एक आपका पाकिस्तान बन जाएगा, एक हिंदुस्तान बन जाएगा। तो आज़ादी की जो खुशी थी वो पल भर में ही जो है एक मातम बन गया, क्योंकि हमें पता है जो विभाजन हुआ था उसके अंदर बहुत खून खराब हुआ था दोस्तों। कई हजार लाख लोगों को अपना स्थान छोड़ करके पाकिस्तान जाना पड़ा। ठीक है, अपने घर से बेघर हुए। तो वो जो खुशी थी आज़ादी की वो पल भर में क्या बन गया दोस्तों, दुख हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट, संविधान सभा के विशेष सत्र में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भाषण दिया। जब देश आज़ाद हुआ था तो लाल किले पे खड़े होकर के जो है हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था। आप लोग को पता होना चाहिए कि जब 15 अगस्त होता है तो लाल किले के ऊपर प्रधानमंत्री खड़े होकर के भाषण देते हैं। ठीक है, और जब आपका गणतंत्र दिवस आता है तो जो आपका राजपथ होता है, जो विजय पथ है इंडिया गेट के सामने, वहाँ पर जो है हमारे राष्ट्रपति सलामी लेते हैं तीनों सेनाओं की। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है नेक्स्ट, आज़ादी की लड़ाई के समय दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली क्या बात थी दोस्तों कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चला जाएगा, यानी कि जो है देश के अंदर लोकतंत्र होगा। लोग अपने मन से, अपने वोट से जो है अपने नेता, अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों दूसरी बात क्या मानी गई, दूसरी बात थी सरकार के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। सरकार अगर बनेगी, चाहे राज्य के अंदर सरकार बने चाहे केंद्र के अंदर बने, तो वो सभी समाज का प्रत्येक तबके के लिए काम करेगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात से हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, तो सबके लिए सरकार काम करेगी। ठीक है, तो ये दो बातें जी थी
वो हमारे नेताओं ने शुरू से ही ठान रखी थी कि देश हमारा आज़ाद होगा तो हमें 2 चीज़ें अपने देश के अंदर लागू करेंगे, क्योंकि ये 2 चीज़ें जो थी अंग्रेजों के शासन में हमें मिले नहीं थी। उसके बाद में एक एक करके बात करते हैं कि राष्ट्र निर्माण में कौन कौन सी हमारे सामने चुनौतियाँ थी। ठीक है, अब यहाँ से जो असली कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। तो देखिए, चुनौतियों को जो है मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बांट रखा है। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ थी। सबसे पहले जो चुनौती थी आपकी एकता एवं अखंडता की चुनौती, यानी कि दोस्तों हम लोगों को अपने देश के अंदर जो है पता है हमें कि हमारे देश दुनिया में इकलौता ऐसा प्यारा देश है जिसके अंदर आपको हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर भाषा के लोग, हर संस्कृति के लोग मिल जाएंगे। और हमारे देश की जनसंख्या भी कितनी है दोस्तों? 1 अरब 40 करोड़ लगभग हमारे देश की जनसंख्या। तो इतनी बड़ी जनसंख्या अब हो चुकी, खैर उस समय इतनी जनसंख्या नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी विविधता वाले देश को संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि हमारे देश के अंदर सभी धर्मों को, सभी जातियों को भाईचारे के साथ, ठीक है, ये देखिए खास करके हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जो है एकता और अखंडता बनाए रखना जो है हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो पहली चुनौती क्या थी कि देश को जो है एकता की डोर के अंदर बांधे रखना, सभी धर्मों को, सभी संस्कृतियों को, ठीक है, सबको जो है एकता के अंदर पिरोए रखना और देश को जो है मतलब खंडित होने से बचाना, देश को जो है इंटीग्रिटी देश को प्रदान करना। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति, धर्मों के अनुयायी रहते थे। इन सभी को क्या करना था? हमारे को एकजुट करने की चुनौती थी। ठीक है, हाँ, सबको बराबर अधिकार देना कि किसी को ये ना लगे कि भाई हम मुसलमान हैं, यहाँ पर अल्पसंख्यक है तो हम लोग के साथ परायापन के साथ व्यवहार किया जाता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि किसी को ये फील ना हो कि भाई हमारे साथ जो है अन्याय हो रहा है। तो पहली चुनौती उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सबको एकता और अखंडता बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चुनौती क्या थी हमारे सामने? दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे सामने लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या स्थापना करना? लोकतंत्र की स्थापना करना। अब आप लोग को एक पॉइंट बताता हूँ। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था 47 के अंदर, तो नेहरू जी ने जो है ये ऐलान किया था कि देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। तो अमेरिका का बहुत प्रसिद्ध एक न्यूज़पेपर है जिसको टाइम्स बोला जाता है, तो उसने जो है उसके अंदर खबर छापी थी कि जो लोकतंत्र की व्यवस्था होती है वो केवल अमीर देशों के लिए होती है, गरीब देशों के लिए लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं होती। तो नेहरू जी को उन्होंने तंज कसा था कि नेहरू, आप जो अपने देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित करने के सपना देख रहे हो वो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि आपका देश इतना बड़ा है, विविधता वाला है, लोकतंत्र यहाँ पर रह नहीं पाएगा। ठीक है, आपका देश जो है वो तानाशाह हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कि हम लोग को साबित करना था कि हमें अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी तरह से स्थापित करनी है, और हम लोगों ने स्थापित भी की। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कोई है तो भारत है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? दूसरी आपकी सबसे बड़ी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को अपनाया। ठीक है, हमारे यहाँ से जो लोग चुन करके जाते हैं, केंद्र स्तर पर वो सांसद होते हैं, संसद के अंदर बैठते हैं। विधानसभा पे जो चुन के जाते हैं विधानसभा के अंदर बैठते हैं, ठीक है, विधायक वगैरह। और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को क्या देना? मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार देना। यहाँ पर भारत के प्रत्येक नागरिक को जो 18 साल से ऊपर है उसको क्या है? वोट डालने का अधिकार है दोस्तों। ठीक है, और मौलिक अधिकार है। तो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि लोकतंत्र अपने देश के अंदर लाना। उसके बाद में दोस्तों तीसरी चुनौती क्या थी? कि समानता पर आधारित विकास, एक ऐसा विकास करना जिसपे सभी को समान अधिकार दिया जाए, सभी को समान लाभ हो। ठीक है, तो कोई सरकार पे ये दाग ना लगा सके कि भाई ये हिंदुओं का देश है तो यहाँ पर मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को जो है विकास का मौका नहीं मिलता है, या फिर शक्ति का मौका नहीं मिलता है, या फिर सत्ता का मौका नहीं मिलता है। उसके बाद में ऐसा विकास जिससे कि संपूर्ण समाज का क्या हो? कल्याण हो, ना किसी एक वर्ग का, अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। ठीक है, जिनकी संख्या कम है, जो पिछड़े लोग हैं, तो उनको क्या दिया जाए? उनको विशेष सुरक्षा दी जाए। ठीक है, उसके बाद में विभाजन दोस्तों, सबसे जो भयानक स्थिति थी वो देश का विभाजन। जब देश का विभाजन हुआ तो सबके लिए जो था बहुत पीड़ा वाला था, क्योंकि देश को आज़ाद कराने के लिए सभी धर्म के लोगों ने, सभी जातियों के लोगों ने, सभी भाषाओं के लोगों ने जो है अपना बलिदान दिया। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो फिर क्या हो गया दोस्तों? विभाजन हो गया। ठीक है, हाँ। उसके बाद में आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई मुस्लिम लीग ने जो है द्विराज सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया था। किसी एक कौम को नहीं, अपितु हिंदू और मुसलमान नाम की 2 देशों का निर्माण किया जाए। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। हमें पता होना चाहिए कि जो मोहम्मद अली जिन्ना था उन्होंने जो है 2 राज सिद्धांत का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई 2 देश बनाने चाहिए, एक मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनेगा और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बनेगा। ठीक है, उसके बाद में
भारत के विभाजन का आधार क्या बना दोस्तों? धार्मिक बहुसंख्यकों को बनाया गया, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनका विवरण निम्नलिखित है। ठीक है। उसके बाद में मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इनके मध्य में भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार होगा। ठीक है। पाकिस्तान ने बोला कि हमको दो ज़मीन चाहिए, एक तो पाकिस्तान वाला चाहिए, फिर उनको जो आज का जो बांग्लादेश है, कभी वो उस समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है। जो बाद में चल करके 1971 के अंदर आज़ाद हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी बोला जाता है, ठीक है, वह द्विराज सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे। फिर उसके बाद में ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर, जिले या उससे निचले स्तर के प्रशासनिक इलाकों के आधार पर किया गया। कई सारे ऐसे भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे जो पाकिस्तान के अंदर जाना नहीं चाहते थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें से जो है सीमांत गांधी जो है आपके वो बहुत बड़े नाम थे, अब खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद में दोस्तों उसके बाद में क्या है देखिए, भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमंजस में थे कि उनका क्या होगा, वह कल से भारत के नागरिक होंगे या पाकिस्तान के। ठीक है। उसके बाद में विभाजन में कौन कौन सी समस्याएं दोस्तों? विभाजन में सबसे बड़ी समस्याएं हैं, तो इसको एक बार देखने का प्रयास करते हैं। विभाजन में भारत विभाजन की योजना में जो है, भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया कि दोनों भागों से अल्पसंख्यक का व्यवस्थापन होगा। विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। आप लोग को पता होना चाहिए कि नोआखली जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उसके अंदर कितने दंगे हर जगह भड़क गए। जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक में थे, जहाँ पर मुसलमान बहुसंख्यक में थे, वो लोग जो है अल्पसंख्यकों पे मतलब अत्याचार करने लग गए दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है दोनों धर्मों के बीच में दंगे भड़क गए। पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक और मुस्लिम लोगों को अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़ करके अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भारत आना पड़ा। इसी प्रकार कुछ मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा अपनी जान बचा करके। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ये विभाजन की परिणति है, ये विभाजन की वजह से तमाम चीज़ें हुई। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का भी बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा हुआ। ठीक है। भारत के अंदर जितने भी संपदा वगैरह था उसको भी दो भागों में बांटा गया था। आज़ादी के विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में क्या मिले? शरणार्थी मिले, बहुत सारे रिफ्यूजीज मिले। ठीक है। उनकी पुनर्वास की, उनको रहने की सुविधा देना, उनको खाने की सुविधा देना दोस्तों। ठीक है। लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप से प्रदान किया गया। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया कि जो रिफ्यूजीज आएंगे उनको अच्छी तरह से फैसिलिटीज़ वगैरह दी, उसके लिए प्रॉपर एक मंत्रालय, एक मंत्री बनाया गया दोस्तों। फिर उसके बाद में हमारे सामने चुनौती थी रजवाड़ों का। हमें पता होना चाहिए कि जब देश आज़ाद होने वाला था तो उस समय भारत के अंदर 565 रियासतें थी, यानी 565 राजा थे दोस्तों। वो तमाम राजा जो हैं वो भारत के अंदर मिलना नहीं चाहते थे, वो अपना आप स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही थी। देखिए क्या समस्या थी, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रजवाड़ों का विलय। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारत जो है दो भागों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत एवं देसी रियासत। ब्रिटिश भारत एवं देसी रियासत, इन देसी रियासतों की संख्या लगभग कितनी थी? 565 थी। रियासतों के शासकों का मनाने समझाने में सरदार पटेल, जो उस समय के क्या थे, गृह मंत्री, ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में यानी कि इंडियन यूनियन के अंदर शामिल होने के लिए राजी कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे राजा थे जो माने नहीं। इसके अंदर कौन कौन थे? देसी रियासतों के बारे में 3 अहम बातें। अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। वो लोग चाहते थे कि भी हम लोग इंडिया के अंदर मिल जाए, क्योंकि वहाँ की जनता चाहती थी। उसके बाद में भारत कुछ इलाकों को थोड़ी स्वायत्तता देने के लिए तैयार था, कुछ लोगों को जो है विशेषाधिकार देना चाहता था, कुछ राजाओं को। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या है, विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी। ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता, अखंडता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण था। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यानी जो 565 रियासतें थी उसमें से अधिकतर रियासतों ने जो है भारत के अंदर शामिल होने पे अपना रजामंदी दे दिया था। और वो कौन से पेपर पे हस्ताक्षर करते थे जिससे कि भारत के अंदर मिल जाते थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी रियासतें थी जो भारत के अंदर मिलना नहीं चाहती थी। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों का विलय बाकी रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ।
ठीक है, ये लोग थोड़ा सा श्याम दयाम दंड भेद से भारत के अंदर मिलाए गए थे। तो एक एक करके इनकी भी कहानी देख लेते हैं कि भाई हैदराबाद का विलय कैसे हुआ। तो हैदराबाद की देखिए ये निज़ाम है हैदराबाद का, यही जो है यही मना करते थे भारत के अंदर आने के लिए। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। उन्होंने भारत सरकार के साथ नवंबर सन 47 में 1 साल के लिए यथास्थिति बहाल रहने का समझौता किया। कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद कांग्रेस के नेतृत्व में किसान और महिलाओं ने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। निजाम नहीं चाहता था, लेकिन उसकी तमाम जो जनता थी वो सब भारत के अंदर मिलना चाहती थी, क्योंकि निजाम के जितने भी सैनिक वगैरह थे वो जनता के साथ बहुत बर्ताव कर रहे थे। ठीक है, इस आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने एक अर्धसैनिक बल जिसको रजाकार को लगाया। इसके जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 को सैनिक कार्रवाई के द्वारा निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। तो इस प्रकार जो है हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में क्या हो गया दोस्तों, विलय हो गया। अब हैदराबाद तो मिल गया, अब रही मणिपुर की बात। मणिपुर देखिए कैसे मिलता है। मणिपुर की आंतरिक स्वायत्ता बनी रहे, इसको लेकर महाराजा बोधचंद्र सिंह व भारत सरकार के बीच क्या हुआ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। जनता के दबाव में जून 1948 में निर्वाचन कराया गया। क्या करवाया गया दोस्तों, वहाँ पर इलेक्शन कराया गया। इस निर्वाचन के फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत को अपनाकर जून 48 में चुनाव हुए। ठीक है, वहाँ पर पहली बार इलेक्शन कराए गए थे। जनता से पूछा गया था कि आप लोग चुनना मतलब भारत के अंदर मिलना चाहोगे कि स्वतंत्र रहना चाहोगे। तो जनता ने क्या डिसाइड किया, जनता ने बोला कि हम भारत के साथ मिलना चाहेंगे। उसके बाद में दोस्तों इस 565 रियासतों को मिलाने का जो सबसे बड़ा काम किया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने 565 रियासतों को यूनाइट किया, एकजुट किया दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1918 के खेड़ा सत्याग्रह और 1928 के बारदोली सत्याग्रह के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। ठीक है, उसके बाद में आज़ादी के समय रजवाड़ों को एकीकरण की समस्या राष्ट्रीय एकता व भारत की अखंडता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अगर ये 565 रियासतें नहीं आती भारत के अंदर तो ये सब अलग अलग देश बन जाते, फिर भारत मतलब कितना कमज़ोर दिखता दोस्तों उस समय, है ना। ऐसा कठिन समय में सरदार पटेल ने 565 रियासतों के एकीकरण के साहसिक कार्य का जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाया। सभी देशी रियासतों के आज़ाद भारत में विलय को लेकर भारत में लौह पुरुष के नाम से विख्यात, याद रखिएगा लौह पुरुष किसे बुलाया था, सरदार पटेल को। वे भारत की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर कोई समझौता नहीं चाहते थे। उनके राजनीतिक अनुभव, कूटनीतिक कौशल, दूरदर्शिता के कारण 565 में से कई रियासतें भारत की आज़ादी प्राप्ति से पहले भारत में विलय हो चुकी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हुई थी, सरदार पटेल जी की वजह से हुई थी। उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन। फिर धीरे धीरे जो है भारत के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। राज्यों का पुनर्गठन। औपनिवेशिक शासन के समय यानी कि जब हम लोग गुलाम थे किसके, अंग्रेजों के समय, प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था। लेकिन आज़ाद भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई थी। लोग मांग करने लग गए थे कि भाई राज्यों का जो नाम होना चाहिए, जो गठन होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना चाहिए, संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, कि जो जैसे कि मान लीजिए गुजरात को जो है गुजराती भाषा के आधार पर बनाया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश को जो है वहाँ की आपकी जो तेलुगु भाषा उसके आधार पर बनाया गया। तो इस तरह से जो है मांगे उठने लगी। फिर क्या हुआ, भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद भी देखिए तेलुगी भाषी लोगों ने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके एक नया आंध्र प्रदेश बनाने की बात की। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में लोग तेलुगु बोलते हैं और मद्रास के अंदर सब तमिल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए तमिलनाडु का नाम रखा गया दोस्तों। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोट्टी श्री रामुल्लू की लगभग 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु होगी। इनकी मांग थी कि भाई जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो सरकार ने इनकी मांगे मानी नहीं और ये भूख हड़ताल करते रहे और 56 दिनों के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद से ये आंदोलन जो है और मजबूत हो गया। इसके कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर यानी कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना, जिसको जो है तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे सारे राज्यों ने मांग कर दी कि भाई हमारे को भी जो है भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक आयोग बनाया जिसका नाम रखा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। इसका काम क्या था देख लेते हैं। 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया।
आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी? आयोग ने जो है सब चीज़ें डिटेल में एनालिसिस करने के बाद क्या 3 एडवाइस दी थी कि भाई त्रिस्तरीय ABC राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाए, केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों अंडमान निकोबार, दिल्ली, मणिपुर को छोड़ करके बाकी केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नज़दीकी राज्यों में मिला दिया जाए। राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए, ठीक है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की तथा इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन आयोग 56 पारित किया गया। देश को 14 राज्यों में और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। तो उस समय देश में कितने 1956 में कितने आपके राज्य थे दोस्तों? 14 राज्य थे। कौन कौन? तो ये देखिए, बम्बई में से जो है 2 राज्यों को बनाया गया। एक आपका बनाया गया महाराष्ट्र और एक आपका बनाया गुजरात, क्योंकि दोनों की संस्कृति अलग है, दोनों की भाषाएं अलग है। गुजरात के अंदर गुजराती भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र के अंदर मराठी बोली जाती है। पहले असम होता था, फिर असम में से नागालैंड को बनाया गया अलग। फिर पंजाब में से हरियाणा और पंजाब 2 अलग राज्य बनाए गए, ठीक है। पंजाब के अंदर लोग पंजाबी बोलते हैं और हरियाणा के अंदर लोग जो हरियाणवी भाषा बोलते हैं। फिर एक और पंजाब, बृहत्तर पंजाब में से हिमाचल प्रदेश बनाया गया है। हिमाचल के अंदर मिक्स लैंग्वेज है, पंजाबी बोली जाती है और वहाँ की अपनी लैंग्वेज भी बोली जाती है। फिर असम में से मेघालय बनाया गया, मणिपुर बनाया गया, त्रिपुरा बनाया गया। फिर असम में से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बनाया। उस समय का असम बहुत बड़ा एरिया था दोस्तों, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में आपका उत्तराखंड अलग किया गया, बिहार में से आपका झारखंड, मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, ठीक है। ये सारी डेट दे रखी है कि कब कब जो है राज्यों का गठन किया गया, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आज़ाद भारत के सामने 3 कौन कौन सी समस्याएं थी, उसके अलावा भी कई सारी समस्याएं थी दोस्तों। हम लोगों ने बेहतर तरीके से डिस्कस किया। और विभाजन के बाद क्या क्या समस्याएं हमारे सामने, विभाजन क्यों हुआ, क्या कारण था, उसके बाद में कैसे राज्यों का गठन किया गया। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये चैप्टर इंटरेस्टिंग तरीके से समझा पाया हूँगा मैं। अगर मैं समझा पाया हूँ तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई कमी लगती है मेरे इस पढ़ाने के तरीके में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे सलाह भी दे सकते हैं, मैं उस पर काम करूँगा। तो इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी।